नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में लगी पाबंदियां हटाई जाए, इस मांग को लेकर नागपुर में व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। वाई तहसील में बाढ़ पीड़ितों से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले, मुख्यमंत्री से करेंगे बाढ़ पीड़ितों के लिए मांग। और बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवक कांग्रेस का हल्ला बोल, संविधान चौक पर किया केंद्र सरकार की नीतियों का निषेध। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में सोमवार को व्यापारियों ने शहर से पाबंदियों को हटाने के विरोध में मोर्चा निकाला। सरकार जगाओ व्यापार बचाओ का नारा देते हुए शहर के हर क्षेत्र से व्यापारी वर्ग बड़ी संख्या में जुड़ा था। वहीं नागपुर के संविधान चौक से निकलते हुए व्यापारियों का मोर्चा मनपा कार्यालय पहुंचा। इस पूरे प्रदर्शन का जायजा लिया वीकेबी न्यूज के ब्यूरो मुकेश हेड़ाव ने। नागपुर में बड़े पैमाने पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका भी कहीं न कहीं प्रदर्शन हो रहा है कि उन्हें भी खोलने की इजाज़त दी जाए। यहाँ पर हमारे साथ है ACI के लोग जिनसे बात करते हैं। आपका परिचय दीजिए, क्या मांगे आप? सर को दीजिए। मैं रजनीकांत बोंद्रे, मैं प्रेसिडेंट हूँ एसोसिएशन ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट नागपुर। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट केवल एक ऐसा सेक्टर है कि जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है और सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है। जब जब लॉकडाउन लगा है तब तक गवर्नमेंट ने पहले हमको लॉकडाउन किया है और अनलॉक के वक्त गवर्नमेंट हमको भूल चुकी है। 15 महीनों से हम लोगों की परिस्थिति बहुत ख़राब है। कई लोगों ने अपने व्यवसाय बदल दिया है, कई लोगों ने कोचिंग सेंटर बेच दिए हैं, कई लोग भूखे अभी रहने की नौबत उनके ऊपर आ चुकी है। फाइनेंशियल क्राइसिस सब लोगों को है। बच्चे को भी ऊपर इसका विपरीत परिणाम हो रहा है। बच्चों को साइकोलॉजिकल इफेक्ट उनके ऊपर हो रहा है क्योंकि टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन उनका हो नहीं रहा है। और एक वक्त था कि जब नागपुर के अंदर बहुत सारी केसेस थी तो लॉकडाउन बोला हमने कर लिया। जब मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र की बात थी तो वहाँ पर उन लोगों ने तब वो ओपन रखा हुआ था क्योंकि यहाँ ज़्यादा केसेस थी, वहाँ कम थी। आज यहाँ कम है, वहाँ ज़्यादा है, तो उनका कानून हमको क्यों लागू हो रहा है? और एजुकेशन के तो गवर्नमेंट का बिल्कुल ख्याल नहीं है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 50% अटेंडेंस के साथ ऑफलाइन क्लासेस की परमिशन दी जाए, अन्यथा आने वाले पीढ़ी के ऊपर बहुत विपरीत परिणाम होगा और ये कोचिंग सेक्टर बुरी तरीके से प्रभावित होने। शिक्षा पर कितना विपरीत असर पड़ा हुआ है कोरोना में? जिस तरह से आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, वही ऑनलाइन स्टडी के जरिए एक विकल्प दिया हुआ है, तो क्या ये समन्वय नहीं एक तरह का? ऑनलाइन कोचिंग जो भी हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। पहली बात तो यह है कि बच्चे के साथ जो पर्सनल कनेक्ट होता है वो नहीं होता है। पर्सनल कनेक्ट नहीं होने से बच्चे के दिल के अंदर की जो बातें खुलकर बाहर नहीं आती है और उसके वजह से उसको क्लैरिटी कितनी होती है प्रश्न है। आज पेरेंट्स के तरफ से भी ऐसी मांग आ रही कि सर बच्चों को बुलाइए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए क्योंकि बच्चे घर में बैठे बैठे परेशान है। और ऑनलाइन से होता है ऐसा कि इतने सारे घंटे वो जब स्क्रीन के आगे खड़ा रहता है तो उसके आंखों के ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर असर पड़ता चला जा रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस अभी जल्द से जल्द चालू कर देनी चाहिए। ऑफलाइन बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि हमको आत्महत्या करना है। ये परिस्थिति से सरकार अवगत नहीं है। अगर ये इसके तरफ सरकार ध्यान नहीं देगी तो प्रमाण जो है आत्महत्या का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने बच्चों को घर में बांध के रखा है। अगर वो कोचिंग क्लास में आते हैं तो हमारे डिसिप्लिन के अंदर वो मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो क्लासेस अटेंड करेंगे। आपने बगीचे खोल दिए, वहाँ पर जाके बच्चे खोल रहे, कोई मास्क नहीं लगा रहा है। आप बच्चों को थोड़ा देखिए, वो सारे मोटे होते जा रहे हैं क्योंकि घर में बैठे हैं। उनको बाहर निकालिए और अपने देश के विकास के लिए उनका एजुकेशन सेक्टर में काम करना बहुत आवश्यक है।
सकते हैं यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो पदाधिकारी थे यहाँ पे जो आए हुए थे अपनी मांग को लेकर, उनका मानना है कि 50% कैपेसिटी के हिसाब से कोचिंग शुरू की जाए ताकि बच्चों का भविष्य बनाया जा सके। सर असर तो 15-16 महीने से पड़ा हुआ है और हमसे ज़्यादा हमारे स्टाफ का असर पड़ा है। और अभी स्थिति ऐसी आ गई कि कस्टमर्स को भी असर पड़ गया, क्योंकि उनके भी जो शादी व्यवहार रहते हैं या फंक्शन रहते हैं या बाहर जाना रहता है, वो भी तरस आ गए हैं। वो हमको फोर्स करते हैं कि आप हमको सुविधा करके दो, मगर उसमें जब लिमिटेशंस है तो हम लोग वो कर नहीं पाते हैं। हमसे ज़्यादा हमारे स्टाफ और जो कनेक्टेड लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा असर है। ये पैसे से गिनती नहीं हो सकती है, ये रिस्पेक्ट, इंसानियत सब खत्म हो चुकी है। ये कितना स्टाफ है आपका, और आपका व्यक्तिगत तौर पर पूछना चाहूँगा कि किस तरह से दौर बीता हुआ? बहुत ख़राब दौर बीता। 6 महीने मैंने होटल पूरे डॉक्टर्स और नर्सेज मेडिकल स्टाफ को दिया था। उस समय भी हमने सैलरी दी है और अभी तक हम लोग हमारे पूरे स्टाफ की जितनी है 60%, 70%, 100% सैलरी देते हैं और अभी तक देते आए हैं। क्या मांग करना चाहेंगे आज के दिन? यहाँ पर बड़े संख्या में व्यापारी वर्ग है, हर क्षेत्र से आया हुआ है यहाँ पे, क्या बोलेंगे आप? हमारी मांग एक ही है कि अगर केसेस 3 हैं, 2 केसेस पूरे नागपुर सिटी में 3 दिन से आ रहे हैं 10,000 की टेस्टिंग में, 8,000 की टेस्टिंग में, तो ये लिमिटेशन लेवल 3 का नहीं लगना चाहिए। ये व्यापार करने के लिए पूरा खुलना चाहिए। सिर्फ होटल इंडस्ट्री नहीं, बाकी भी व्यापार खुलना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में जितना खुलेगा वो क्राउड स्प्रेड होगा, कोई इकट्ठा नहीं होगा। 4 बजे जो भीड़ होती है वो कम हो जाएगी। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कि हम सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि लॉकडाउन जल्द से जल्द हटा करके हम लोगों को थोड़ा रिलीफ दे। जो 4 हम लोग भी लेवल 1 में है, बल्कि हमको लेवल 3 में रखा गया है। इसलिए हम सरकार से ये करते हैं, विनती करते हैं कि हम सबको अभी थोड़ा रिलीफ दें और टाइमिंग बढ़ा दिया जाए। मानते हैं आज जो परिस्थिति आ गई कि पूरी तरह से छूट दे देनी चाहिए और एक तरह से नियमों को थोड़े से लागू करके ये सारी चीज़ें दे तो व्यवसाय बहुत अच्छे से। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि अभी ये परिस्थिति आ गई है कि नागपुर में से 1 केस या 2 केस हो रहे हैं, तो हम लोग को समय की थोड़ी सी एक्सटेंशन समय का हमको मिल सकता है। तो इसलिए अभी जैसे पहले 10 बजे तक का समय था रेस्टोरेंट के लिए और बाकी व्यापार के लिए, अभी वो वापस से लागू कर देना चाहिए। आपने एक बैनर लगा के रखा है, मी जवाबदार पण मी बेरोजगार। बेरोजगारी का कहीं न कहीं साया है व्यापारियों पर भी और कहीं न कहीं व्यापार भी मंदा गया है। बराबर। अब 2 साल से हम लोग लॉकडाउन झेल रहे हैं। हमने हर प्रोटोकॉल, हर चीज़ फॉलो की है। हमारे होटल प्रीमाइसेस में हम हर चीज़ फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइजर से लेके मास्क से लेके हर चीज़ फॉलो करने के बाद भी हम जवाबदारी दिखा रहे हैं। उसके बावजूद भी हम बेरोजगार हैं। आज हमारे पास गेस्ट नहीं है, हम सैलरी देनी पड़ रही है हमको, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, आपके प्रॉपर्टी टैक्स, हम सब कुछ वो चल ही रहा है हमारा। मतलब हम लोग कभी कैसे ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अब हम क्या करें, हम खुद ही अभी मतलब समझ में नहीं आ रहा हमको। तो आज ये नौबत आ गई कि हमको रास्ते पे उतरना पड़ रहा है। आपका व्यापार क्या है और क्या परेशानी है? हम होटल से जुड़े हैं, तो रेसिडेंशियल होटल्स वाले हम लोग सब। आज हमारी ऑक्यूपेंसी 5 से 10% है। आप कोई भी होटल में जाएंगे 5 या 6 रूम लगे होंगे उनके, हमारे खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं। आज उतने भी रूम नहीं लगे हैं हमारे। सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ ऐसा नारा व्यापारी संगठनों ने नागपुर में दिया है। बड़ी संख्या में संविधान चौक पर यहाँ पर लोग आए हुए। खुद दीपेन अग्रवाल जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। दीपेन जी, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन जिस तरह से मांग हो रही है? देखिए, 4 जून को स्टेट गवर्नमेंट ने एक बहुत ही साइंटिफिक फार्मूला अडॉप्ट करके महाराष्ट्र में लागू करने की अनाउंसमेंट की थी। उससे अलग अलग लेवल्स के ऊपर में रिलैक्सेशन और रिस्ट्रिक्शंस उस पर लागू होने चाहिए थे। नागपुर 4 जून से लेवल 1 पर है, लेकिन नागपुर में लेवल 3 का रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है और व्यापार करने में और अपने वर्क प्लेस चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उसका विरोध करने के लिए आज सभी व्यापारी भाई और एस्टैब्लिशमेंट ओनर और जो मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स है उनके लोग ये आज सड़क पे उतरे हैं और ये सरकार को संदेशा देना चाहते हैं कि इनफ इज़ इनफ और अब हम सहन नहीं करेंगे। रिलैक्सेशन तुरंत अनाउंस किया जाए और ये जो जाति है और मनमानी है इसको वापस लिया जाए। कितने का नुकसान हुआ है अगर देखा जाएगा, और व्यापारियों की क्या परेशानियाँ सामने आ रही है जब आप खुद नेतृत्व कर रहे हैं? व्यापारियों की परेशानी की, व्यापारी तो आत्महत्या की कगार पे आ गया है। व्यापारी बोल लो या जो मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स है जैसे रेस्टोरेंट, स्टेशनरी, कोचिंग क्लास, मंगल कार्यालय, आर्टिस्ट, ये जितने भी सेक्टर है इनका पूरा व्यापार पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो गया है। और ये मतलब अब अपने एम्प्लॉयमेंट को, अपने जो स्टाफ है उनको सैलरी देने के लिए सक्षम नहीं रह गए। गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार से कोई रिलीफ मेजर अनाउंस नहीं किया, कोई स्टिमुलस पैकेज नहीं दिया, 1 पैसे का
बेनिफिट नहीं दिया या वेवर नहीं दिया और सिर्फ बंद रखना, और कब जब केसेस एकदम ज़ीरो के वर्चुअल ज़ीरो पर है तब बंद रखने का कोई औचित्य नहीं रहता है। सबको पूरा समय दिया जाए काम करने का, और वो अपनी क्या बोलते हैं उसको अपने स्वाभिमान से और अपने इससे ये परिस्थिति से जूझ सकते हैं, लेकिन उनको मौका मिलना चाहिए। एनवीसीसी को कहीं न कहीं दूर रखा गया है, ऐसी चर्चा है नागपुर में, और एनवीसीसी के सिर्फ कुछ लोग ही दिखाई दे रहे हैं, ऐसी भी चर्चा है। एक मिनट, ऐसी चर्चा गलत है। मैं एनवीसीसी का खुद पास्ट प्रेसिडेंट हूँ, एनवीसीसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर है, और एनवीसीसी पूरे तरीके से समर्थन में है। कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि एनवीसीसी नहीं है। एनवीसीसी हमारे साथ पहले भी था और आज भी है। देख सकते हैं कि आप किस तरह से जो व्यापारियों का जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, कहीं न कहीं एनवीसीसी ने जिस तरह से जो अध्यक्ष है उन्होंने जो वीडियो जो जारी किया था उसके बाद में ये सारा आंदोलन हो रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो व्यापारियों की मांग है कि नागपुर का कोरोना रेट, पॉजिटिव रेट जो कम है उसके बल पर नागपुर में व्यापार करने की खुली छूट दी जाए। कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ मुकेश एड़ाव, बीकेबी न्यूज़, नागपुर। पश्चिम महाराष्ट्र में बाढ़ से जो संकट निर्माण हुआ उसका जायजा लेने सोमवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले वाई तहसील पहुंचे हुए थे। इस दौरान डेंजर जोन में आने वाले गांव के पुनर्वसन की मांग वो राज्य सरकार से करेंगे, ऐसी जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने दी। ते काय बोलले असतील, पण असं मला वाटतं बोलणं बरोबर नाही आहे, कारण उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबांची जी रिॲक्शन आहे ती तीव्र असणं साहजिक आहे, तर ती समजून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे। कॅबिनेट मंत्री मिळाला असतं तर आनंद आहे, पण मला जे मिळालेलं आहे त्यामध्ये मी समाधानी आहे, कारण मला जरी मी राज्यमंत्री असलो तरी मी ऑल इंडियाचा राज्यमंत्री आहे सोशल जस्टिसचा, आणि त्यामुळं सोशल जस्टिसचा मंत्री म्हणून माझ्याकडे बघतात, त्यामुळं लोकांना अपेक्षा असेल, पण कदाचित माझ्या पक्षाचे जे खासदार आहेत ते एकता नाही आहे, त्यामुळं तशी माझी ओळख जशी देशभरामध्ये आहे। मला जर की कॅबिनेट मंत्रिपद मिळालं असतं तर त्याचा फायदा जास्त BJPलाच होणार आहे झाला असता, तर पण आता मला जरी कॅबिनेट मंत्रिपद मिळालं नाही तरी नरेंद्र मोदींचे आणि माझे संबंध अत्यंत चांगले आहेत, आणि त्यामुळं आमची तर दोस्ती जी आहे ती दोस्ती आमची राहणारच आहे। त्यामुळं मला जे मिळालेलं आहे त्यामध्ये मी समाधानी आहे। मी कधी उलटसुलट भूमिका कधी घेत नाही। मिळालं तरी आनंद आहे, नाही मिळालं तरी आनंद आहे। जी भूमिका घेतलेली आहे ती बाजू खंबीरपणे मांडणं ही माझी जबाबदारी आहे। त्यामुळं मला जरी कॅबिनेट मंत्रिपद मिळालं नाही तरी मी ते समाधानी आहे। कवितेचं पुस्तक कुठे येणार होते? कोण? तुमच्या कवितांचं पुस्तक येणार होतं चर्चा? पुस्तकातला कवी मी नाही आहे, त्यामुळं पुस्तकातला कविता सगळ्या परिस्थितीवर या सगळ्या अशी काही नाही परिस्थिती आहे त्याच्यावर काही चालू सुचते का? काय गो दुष्काळ, गो पाऊस काय, काय ये पाऊस काय, चांगली चालू अशी काही मी केली नाही कविता। तुम्ही हजरजबाब त्याच्यामध्ये होऊ नाही, मी देत आहे सगळ्या पहाडांना आरोळी, मी देत आहे सगळ्या पहाडांना आरोळी, पण आज मी करणार नाही माझ्या कवितेची चारोळी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सोमवार को सांगली जिले के भिलवड़ी में आई बाढ़ का जायजा लिया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनसे संवाद किया। पश्चिम महाराष्ट्र में आई बाढ़ के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जहां इस बाढ़ ने लोगों के घर उजाड़ लिए और सब कुछ तबाह कर दिया। इस परिस्थिति का जायजा लेने सोमवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सांगली जिले के भिलवड़ी गांव पहुंचे हुए थे, जहां पहुंचकर अजित पवार ने बाढ़ पीड़ितों का हाल जानते हुए उनसे संवाद साधा। गौरतलब है कि इन दिनों महाराष्ट्र के कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र में बादल फटने और भारी बारिश की आफत से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि कई लोगों का घर-बार उजड़ गया है। वहीं राज्य में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां अब भी नागरिक मदद की प्रतीक्षा में हैं। इन सारी बातों को देखते हुए उप मुख्यमंत्री अजित पवार सांगली जिले में पहुंचे हुए थे। उनके साथ मंत्री जयंत पाटिल, मंत्री विजय वडेट्टीवार समेत अन्य नेतागण शामिल थे।
सोमवार को नागपुर के संविधान चौक पर युवक कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन किया गया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र मूलक ने केंद्र सरकार को बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए हल्ला बोल आंदोलन की जानकारी दी। संदीप देशपांडे जी संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, बढ़ती चढ़के जिंदाबाद, बढ़ती चढ़के आगे बढ़ो, हम तुम्हारे बीच में जो रामनाथ सभा के उम्मीदवार हैं यहाँ पर उपस्थित है, मैं अनुरोध करूंगा जो पहले से बढ़ती महंगाई के खिलाफ महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले के साथ नागपुर के संविधान चौक पर युवक कांग्रेस द्वारा हल्ला बोल आंदोलन किया गया। इस दौरान रसोई गैस, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी ने ज्या काँग्रेसमध्ये 25 रुपये लिटर किंवा 30 रुपये लिटर आपले डिझेलचे आणि पेट्रोलचे भाव होते, तेव्हा बीजेपी सरकार किती मोठ्या प्रमाणामध्ये आंदोलन करत होते। पण आता याच मोदी सरकारने, याच बीजेपी सरकारने, केंद्र शासनाने, केंद्र सरकारने या पेट्रोल डिझेलचे भाव 100च्या वर गेलेले आहेत, तरीही कुठल्याही प्रकारची प्रतिक्रिया त्यांनी सर्वसामान्यांच्या प्रीत्यर्थ कुठल्याही याच्यामध्ये जुमानत नाही। गौरतलब है कि आए दिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, जिस पर केंद्र सरकार चुप बैठी है। इन सारी बातों के मद्देनजर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाने का मन बनाया है। इसके तहत सोमवार को पूरे राज्य भर युवक कांग्रेस द्वारा हल्ला बोल आंदोलन कर केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई। युवक काँग्रेसच्या वतीने आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वाढती महागाई आणि इतर अनेक विषयांच्या संदर्भामध्ये आंदोलन संपूर्ण राज्यामध्ये होत आहे आणि या अनुषंगाने राज्याच्या उपराजधानी नागपूरमध्येही मोठ्या स्वरूपात संपूर्ण तालुक्यातून आणि शहरातल्या विविध वार्डातून तरुण मंडळी एकत्रित झालेली आहे आणि आंदोलनाचा हा पवित्रा हाती घेत असताना आपल्या सर्व लोकांना सांगू इच्छितो की ज्या पद्धतीने महागाई वाढत आहे, महागाई वाढण्याचं मूळ कारण हे आहे की पेट्रोल डिझेलचे दर आपण जर पाहिले तर ते आज 100च्या वरती चालले गेलेले आहेत। एका बाजूला आपल्या सर्व लोकांना आठवतं की ज्यावेळेस क्रूड ऑइलचे रेटवरती संपूर्ण ह्या गोष्टी ठरत असतात आणि क्रूड ऑइलचा रेट आज कमी असताना, प्रति बॅरल जो रेट आहे तो कमी असताना आज पेट्रोलचा आणि डिझेलचा रेट हा अति जास्त करून ठेवलेला आहे। आणि काय होतं की आपल्या इथली जी सार्वजनिक वितरण प्रणाली आहे ती संपूर्णतः ट्रान्सपोर्टवरती आधारित आहे आणि ट्रान्सपोर्टमध्ये जेव्हा डिझेल आणि पेट्रोलचा रेट वाढतो त्याचा थेट फटका हा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवरती पोचत असतो आणि शेवटी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवरती पोचल्यानंतर जे छोटे दुकानदार असतील या इतर जे स्टॉकिस्ट असतील या जे होलसेल मार्केट असेल त्यांच्या ह्या ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट वाढल्यामुळे महागाई वाढत असते आणि म्हणून केंद्र शासनाची ही जबाबदारी असते की ह्या सर्व गोष्टीला संतुलित पद्धतीने ठेवण्याची गरज असते, जेणेकरून छोट्या माणसाला त्याचा त्रास व्हायला पाहिजे नाही, छोट्या तबक्याला त्याचा त्रास व्हायला पाहिजे नाही। पण आपण पाहिलं असेल की मागल्या 6-7 वर्षापासून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये जी केंद्रामधली सरकार आहे ती असंवेदनशील सरकार आहे। सामान्य माणसाला बसत असणाऱ्या फटक्याशी त्यांना काहीच घेणं देणं नाही आहे। तुम्ही पाहिलं असेल कोरोनाचा कार्यकाळ ज्या पद्धतीने सेकंड वेव्ह गेली, त्या सेकंड वेव्हमध्ये आज जी मॉन्सून सेशन झालं त्याच्यामध्ये त्यांच्या मंत्रिमंडळातला सदस्य म्हणतो की ऑक्सिजनमुळे कोणीच मेला नाही। म्हणजे तुम्ही असंवेदनशीलता पहा ह्या सरकारची किती आहे। एका बाजूला महागाई वाढत चाललेली आहे, करोनासारख्या महामारीला आटोक्यात आणू शकले नाही आणि ज्यावेळेस मोठ्या स्वरूपात करोनाची महामारी होती त्यावेळेस त्याच्याकडे लक्ष केंद्रित करू शकले नाही आणि त्यामुळे शेतमालाला बरोबर भाव भेटत नाही आहे, शेतीकडे लक्ष नाही आहे। मोठ्या स्वरूपामध्ये पंजाबच्या बॉर्डरवरती आपल्या दिल्लीजवळ मागल्या 6 महिन्यापासून कास्तकार आंदोलन करत आहे, परंतु कुठेही टस की मस ही सरकार होत नाही आहे। काँग्रेस पक्ष सातत्याने सामान्य माणसाचा आवाज उठवणारा पक्ष आहे। आमचा जो तरुण वर्ग आहे संपूर्ण देशामध्ये आज युवक काँग्रेस मोठ्या स्वरूपात या सर्व गोष्टींसाठी समोर आलेली आहे आणि येत्या 2 दिवसानंतर
संसदेवरती पण युवक काँग्रेसचा मोठा मोर्चा जाऊन संसदेचा घेराव करण्याचं काम युवक काँग्रेस करणार आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की सातत्याने सामान्य लोकांची जी आवश्यकता असते, ज्या नागरी सुविधा असतात, त्या सर्व आवश्यकतांसाठी काँग्रेस ही नेहमी रस्त्यावर राहिलेली आहे आणि ह्याही पुढे राहणार आहे. बहरहाल युवक कांग्रेस के इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे, जहां पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र मूलक, पूर्व विधायक SQ जामा, कांग्रेस के प्रदेश सचिव अतुल कोटेचा, यूथ कांग्रेस के कुणाल राउत समेत अन्य लोगों की भी मौजूदगी रही. अजनी पुलिस स्टेशन के कौशल्या नगर इलाके में स्वयंदीप नगरालय की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी शक्तिमान उर्फ शिवम पर स्वयंदीप के मित्रों ने घातक हमला किया था. उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया था. शनिवार से वेंटिलेटर पर रहने वाले शक्तिमान ने आखिरकार सोमवार को दम तोड़ दिया. शनिवार से ही शक्तिमान के मारे जाने की खबर वायरल हो गई थी, लेकिन बाद में पता चला वो अभी अंतिम सांसें गिन रहा है. नागपुर के कौशल्या नगर में हुई वारदात में दोनों मृतकों के बीच पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसके कारण ये वारदात हुई. जहां स्वयंदीप नगरालय को शुक्रवार की रात शक्तिमान और उसके साथीदारों ने मिलकर मौत के घाट उतारा था, वहीं स्वयंदीप के मित्रों ने सुबह सुबह शक्तिमान को ईंट व पत्थरों से कुचलकर उसको मरा समझकर भाग गए थे. लेकिन शक्तिमान की सांसें चल रही थी, जिसे मेडिकल अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया था. 2 दिन जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद शक्तिमान ने आखिरकार सोमवार सुबह दम तोड़ दिया. जबकि कुछ लोगों का मानना है कि शक्तिमान की मौत घटना के दिन अर्थात शनिवार को हो गई थी. बहरहाल मिली जानकारी के मुताबिक अजनी के कौशल्या नगर परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कोई अनहोनी घटना यहां फिर घटित ना हो. यवतमाल जिले में डेल्टा संक्रमण के 15 मरीज पाए जाने तथा इनमें से 1 की मृत्यु हो जाने की जानकारी मिली है. इनमें से 14 लोगों के स्वस्थ होकर अपने घर चले जाने के 1 माह बाद इनको डेल्टा संक्रमण होने की रिपोर्ट पुणे से मिली है. ऐसे में जिले में डेल्टा के आ जाने की बात कही जा रही है. यवतमाल तहसील के हाथगांव में 1, कापरा में थोड़ में 1, जगदीशपुर में 5, दिग्रस तहसील के देवारजी में 5, सेवानगर में 1, पूसद तहसील के विठाला में 1 तथा माहूर तहसील में 1 मरीज में डेल्टा पाया गया है. इनमें से माहूर तहसील के 1 मरीज के उपचार के दौरान मौत हो गई. ज्ञात हो कि वसंतराव नाइक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में 16 मई से 15 जून के दौरान भर्ती 75 मरीजों के सैंपल पुणे की प्रयोगशाला में भेजे गए थे. इनकी रिपोर्ट 23 जुलाई को मिली. नागपुर महानगर पालिका द्वारा रविवार को तृतीयपंथी समुदाय के विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर में बड़ी संख्या में किन्नर समुदाय ने शिरकत करते हुए कोरोना का टीका लगाया. रविवार को शहर में नागपुर महानगर पालिका और किन्नर बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था इनके संयुक्त तत्वावधान में कोरोना टीकाकरण का विशेष वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया था. गौरतलब है कि इन दिनों वैक्सीन की कमी का सामना हर किसी को करना पड़ रहा है. ऐसे में तृतीयपंथी समुदाय को भी इस परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है. इस बात को भली भांति समझते हुए मनपा और किन्नर बहुउद्देशीय संस्था द्वारा ये उपक्रम चलाया गया, जिसका लाभ बड़ी संख्या में तृतीयपंथी समुदाय ने उठाया. आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो अभी कोविड-19 की महामारी चल रही है, तो इसके चलते अपने जिस्म की अपने आप की सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए वैक्सीन्स ले. ये जो वैक्सीन्स है तो ये अपने ही लिए है और ये महामारी को बढ़ने से रोके. मैं मेरे किन्नर भाइयों से भी और सब बहनों से भाइयों से यही निवेदन करती हूँ कि आप ये कोविड-19 की वैक्सीन्स ले और आप सेफ रहे. धन्यवाद. सर्वप्रथम मी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचं खूप खूप धन्यवाद देते की त्यांनी भारतासारख्या एवढी जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशामध्ये सर्व समाजातील सर्व घटकांसाठी फ्रीमध्ये वॅक्सिनेशन आयोजित केलेलं आहे आणि याचा लाभ तृतीय पंथांनी देखील घ्यावा असं मी त्यांना आवाहन करते. आपल्या समाजामध्ये हा देखील तृतीय पंथ हा देखील एक बहुतांश लोकसंख्या असलेला भाग आहे आणि जर आपल्याला आपल्या देशातून कोरोनाला जर भारताला कोरोना मुक्त करायचं असेल तर यांचं देखील वॅक्सिनेशन लसीकरण होणं तेवढंच महत्त्वाचं आहे. आणि त्यामुळे मी या समुदायाला देखील सांगते की त्यांनी देखील समोर यावं, लसीकरण करून घ्यावं आणि आपल्या भारताला कोरोना मुक्त करण्यासाठी मदत करावी. नमस्कार, मी राणी ढवळे, मी किन्नर विकास बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेची अध्यक्ष आहे आणि आज जे आमच्या तृतीयपंथीयांसाठी लसीकरण उपलब्ध करून दिलं मनपाचे आयुक्त श्री रामजी जोशी सर, आमच्या पूर्व नागपूरच्या नगरसेविका व नागपूर शहराच्या उपमहापौर मनीषाताई धावडे
आणि लोककल्याण समितीचे गौरवजी जाजू आणि श्रद्धाताई जोशी आणि वैद्यकीय आघाडीचे आमचे चरडे सर आणि तसेच पूर्व नगरसेवक हितेशजी जोशी यांच्या सगळ्यांच्या नेतृत्वात आम्हाला लसीकरण उपलब्ध करून दिलं, त्याकरिता मी सगळ्यांचे आभार मानते आणि सगळ्यांना एक आव्हान करते आमच्या किन्नर समाजातर्फे की लसीकरण हे झालंच पाहिजे सगळ्यांचं आणि होणं खूप आवश्यक आहे. टोचाल तर वाचाल हे एक हे चालू आहे, त्याला काय म्हणेल मन चालू आहे. टोचाल तर वाचाल ही लस सगळ्यांनी अत्यंत आवश्यक आहे घेणे आणि ही घेतलीच पाहिजे. सगळ्यांचे मनापासून खूप खूप हा एक गैरसमज आणि गैरमॅसेज भरपूर लोकांमध्ये फैलवला आहे की वॅक्सिनेशन घेईल त्यांना ताप येणार, कोणाचे हातपाय सुजणार, कोणाच्या अंगाला पैसे चिपकणार, हे सगळं मनात जे डाऊट आहे तो क्लिअर करावा आणि असं काही कोणत्या प्रकारचं कोणतंही असं म्हणजे प्रॉब्लेम होत नाही. मी स्वतःच आता लस घेतली आणि मला असं कोणत्याही प्रकारचं काही वाटलं नाही. साधारणतः जसं आपण TTचं इंजेक्शन घेतो त्याच प्रकारे हे कोविडशील्डची लस आहे, ही सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. नागपुर में आयोजित इस शिविर में तृतीयपंथी समुदाय ने कोरोना का टीका लेने के बाद समाधान व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने तृतीयपंथी समुदाय के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं की, जिसके कारण आज बड़ी संख्या में उनके साथी कोरोना की वैक्सीन ले सके. इस बात की खुशी तृतीयपंथी समुदाय में थी, जबकि हर किसी ने कोरोना का टीका लेना चाहिए, ऐसा आह्वान भी इस दौरान किन्नर बहुउद्देशीय संस्था द्वारा किया गया. इस कार्यक्रम के दौरान उप महापौर मनीषा धावड़े की भी मौजूदगी रही. तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के क्रीड़ा व शारीरिक शिक्षा विभाग के मैदान पर सिंथेटिक ट्रैक का भूमि पूजन केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा संपन्न हुआ. नागपुर में खेल को बढ़ावा देने और शहर से होनहार प्रतिभावान खिलाड़ी तैयार होने की दृष्टि से नागपुर विद्यापीठ के क्रीड़ा व शारीरिक विकास विभाग के मैदान पर सिंथेटिक ट्रैक का भूमि पूजन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया. इस भूमि पूजन समारोह में नितिन गडकरी ने कहा कि 8 करोड़ की लागत से इस सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को उनके खेल की तैयारी करने में सहूलत होगी, जिसके दम पर खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना नाम रोशन कर पाएंगे. भूमि पूजन के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ शहर के महापौर दयाशंकर तिवारी की भी मौजूदगी रही. ट्रॅकचं निर्माण करतोय 8 कोटी रुपये खर्च करून, आणि नक्कीच हा नागपूरच्या खेळाडूंना अतिशय उपयोगाचा होईल. याबद्दल मी नागपूर विद्यापीठाचं व्हाईस चान्सलर चौधरी डॉक्टर दुधे यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो. तसा हा जो रोड आहे युनिव्हर्सिटीचा आता महत्त्वाचा आहे, कारण येत्या 15 दिवसातच मी नागपूर विद्यापीठापासून तर RTO पर्यंत एक मोठा उड्डाण पूल मंजूर केलेला आहे आणि त्याचे एक आम्हाला सुरुवात आहे. आंध्र प्रदेश से ट्रक में लादकर नागपुर लाया जा रहा नशीला पदार्थ गांजा बुट्टीबोरी थाने की अपराध शाखा ने जब्त किया है. 24 जुलाई को स्थानिक अपराध शाखा नागपुर ग्रामीण का पथक नागपुर उपविभाग में पेट्रोलिंग कर रहा था. इसी दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने संबंधित ट्रक को रोककर यह कार्रवाई की.
मिली जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक RJ11GB4632 के माध्यम से नेशनल हाईवे क्रमांक 7 पर आंध्र प्रदेश से नागपुर की दिशा में गांजा लाए जाने की सूचना मिलते ही स्थानीय अपराध शाखा के पथक ने शासकीय पंच के साथ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 7 पर स्थित न्यू हाईवे ढाबा रुई खेरी के सामने नाकाबंदी लगा दी थी। इस नाकाबंदी के दौरान वाहनों की जांच शुरू थी। इसी दौरान पुलिस को ट्रक क्रमांक RJ11GB4632 नागपुर की ओर आते हुए दिखाई दिया। उक्त ट्रक को रोककर जब उसकी जांच की गई तो ट्रक के केबिन में 4 प्लास्टिक बोरियां संदिग्ध रूप से रखी हुई पाई गई। उक्त बोरियों को पंचों के समक्ष खोलकर उसे सूंघकर देखा गया तो उसमें से गांजा की तीव्र गंध आ रही थी। इससे बोरियों में गांजा ही होने की पुष्टि हुई और उसी समय उक्त गांजा को पंचों के समक्ष वजन किया गया। उक्त गांजा का वजन 78 किलो 360 ग्राम पाया गया, जिसकी कीमत 7,83,600 रुपये बताई गई है। साथ ही इस प्रकरण में ट्रक से गांजा की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों भूरालाल चितरलाल मीना निवासी संजय गांधी नगर जिला कोटा राजस्थान, अखिलेश परसराम झरिया निवासी बागासाही जिला जबलपुर मध्य प्रदेश तथा चौथमल सत्यनारायण मीना निवासी भोरा जिला बरान राजस्थान को हिरासत में ले लिया गया है। इस कार्यवाही में ट्रक क्रमांक RJ11GB4632 4 मोबाइल सहित कुल 28,23,600 रुपये का माल जब्त किया। स्थानिक गुन्हे शाखा नागपूर ग्रामीणचे पथक पेट्रोलिंग दरम्यान माहिती मिळाल्याने पोलीस स्टेशन बोरीचे स्टाफसह नाकाबंदी करण्यात आली। सदर नाकाबंदी दरम्यान ट्रक क्रमांक RJ11GB4632ला चेक केला असता सदर ट्रकच्या कॅबिनचे वर एकूण 78 किलो 360 ग्राम गांजा मिळून आला। पंचासमक्ष सदर गांजा व ट्रक एकूण 28,23,600 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। आरोपी नामे भूरलाल चितरलाल मीना राहणार संजय गांधी नगर जिल्हा कोटा राजस्थान, अखिलेश परसराम झरिया वय 25 राहणार बागासवाई जिल्हा जबलपूर मध्य प्रदेश, चोतमल सत्यनारायण मीना राहणार भोरा जिल्हा बरान राजस्थान यांना अटक करण्यात आली असून पुढील तपास पोलीस स्टेशन बोरी येथे करण्यात येत आहे। आरोपींकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राजमुंड्री आंध्र प्रदेश येथून सदरचा माल लोड करण्यात आला आणि नागपूर येथे सदर मालची डिलिव्हरी करण्यात येणार होती, तरी सदर गुन्ह्यामागील मुख्य सूत्रधारांचा शोध घेण्यात येत आहे। जलगांव के उपमहापौर कुलभूषण पाटिल इन पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाकर जान से मारने की कोशिश करने की घटना सामने आई है। इस हमले में उपमहापौर कुलभूषण पाटिल बाल बचे। जलगांव शहर के उपमहापौर कुलभूषण पाटिल पर गोली चलाकर जान से मारने की कोशिश की है घटना रविवार रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को दोपहर 2 गुटों में क्रिकेट खेलने के विवाद को हुए झगड़े का मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा था, जिसे सुलझाने के लिए उपमहापौर कुलभूषण पाटिल पहुंचे थे। इसी बात को देखते हुए एक गुट नाराज हो गया था, जिसके कारण ये हमला होने की संभावनाएं जताई जा रही है। जबकि देर रात तक उपमहापौर पर हमले में हमलावरों की तलाश में पुलिस विभाग तलाश कर रहा था। जळगाव शहरामध्ये अंदाजे 9:30 रात्रीच्या सुमारास रामानगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील पिंपळा परिसरामध्ये उपमहापौर कुलभूषण पाटील यांच्या घरासमोर आणि त्याच्यापूर्वी सोमानी मार्केट स्टॉप या ठिकाणी काही इसमांनी त्यांना अडवून आणि नंतर पाठलाग करून त्यांच्यावर फायरिंग केल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांना मिळालेली आहे। त्यांची फिर्याद पोलीस स्टेशनला दाखल करण्याचं काम चालू आहे। जी इतर माहिती या घटनेसंदर्भात सांगितली त्यानुसार दुपारी 4-4:30च्या दरम्यान 2 गटांमध्ये दोन्ही राजपूत समाजाचे त्यामध्ये इन्वॉल्व असलेले गट आहेत, यांचा क्रिकेट खेळण्यावरनं वाद झाला होता। त्या वादाचा विषय पोलीस स्टेशनला आला। पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्यावर एकमेकांवर क्रॉस एनसी दाखल करण्याचं काम चालू होतं आणि हे उपमहापौर यांनी हे स्वतः पोलीस स्टेशनला जाऊन त्यांनी तो वाद मिटवण्याचा मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला होता। या संदर्भातून त्याबद्दल काही लोकांना नाराजी होती त्यातील एका गटाला आणि त्यातून त्यांनी ही घटना केल्याबाबतची माहिती जे फिर्यादी आणि त्यांचे नातेवाईक आहेत ते सांगत आहेत।
तर या अनुषंगाने त्यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया चालू आहे आणि या घटनेचा सखोल तपास, सखोल चौकशी निश्चितपणे करून यामध्ये जी काही घटना घडलेली आहे त्यामध्ये दोषी असलेल्या लोकांना आम्ही तात्काळ त्यांच्यावर कारवाई करण्याची नाही. पोलीस स्टेशनची तसेच आमच्या LCBची पथके जी आहेत ती आम्ही रवाना केलेली आहेत आणि या संदर्भात या घटनेला निश्चितपणे गांभीर्याने घेऊन पुढील कारवाई करत आहोत. कोरोना के बाद शहर में डेंगू अब कहर बरपा रहा है. इन दिनों शहर के अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया के मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. इसके चलते इस समय दवा दुकानों में डेंगू और मलेरिया दवाओं की डिमांड बढ़ी है. पिछले 1.5 वर्ष से दवा दुकानों में हो रही विटामिन C के साथ कोरोना की दवाओं की जबरदस्त मांग अब बिल्कुल ठंडी पड़ गई है. जुलाई और अगस्त में बारिश का मौसम शुरू होते ही हर वर्ष ही डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ते हैं, जिसके चलते इनकी दवाओं की भी मांग बढ़ती है. इसमें सबसे अधिक एंटीबायोटिक और कफ सिरप की मांग की जा रही है. अप्रैल में दवा दुकानों में जो भीड़ उमड़ी थी वह कोरोना के शांत होने से मई और जून में पूरी तरह से ठंडी रही. इसके बाद अभी हर वर्ष की तरह बारिश के सीजन में आने वाली डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी को लेकर अभी दवा दुकानों में फिर से भीड़ बढ़ी है. इस मौसम में सबसे अधिक मच्छरों से होने वाली बीमारियों से ग्रस्त और खांसी और जुकाम के मरीज बढ़ते हैं. इसके चलते दवाइयों का स्टॉक पहले से ही तैयार रखा जाता है. कुछ दवाओं को छोड़कर बाकी सभी दवाइयाँ पिछले दरों पर ही मिल रही है. जानकारी के अनुसार डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते प्लेटलेट्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है. ब्लड बैंकों में 15 से 20 यूनिट प्लेटलेट्स का स्टॉक हर वक्त रखा जा रहा है. चिकित्सक 50,000 से कम पर ही प्लेटलेट्स चढ़ा रहे हैं. आमतौर पर हेल्दी व्यक्ति के शरीर में 1.5 से 2 लाख प्लेटलेट्स होते हैं. अगर ये 1 लाख से कम हो जाए तो उसकी वजह डेंगू हो सकता है. एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने आगामी चुनाव अकेले दम पर लड़ने की बात कही है. उन्होंने नागपुर मनपा का आगामी चुनाव अकेले दम पर लड़ने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा है. उन्होंने मनपा चुनाव के संदर्भ में 3 विधानसभा चुनाव क्षेत्र दक्षिण पश्चिम के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नगर सेवकों की बैठक ली. उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद साधा. उन्होंने कहा कि ये चुनाव कार्यकर्ताओं के भरोसे ही जीतना है. जनता पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर महंगाई से त्रस्त हो गई है. वह अब भाजपा से नाराज है. इस दौरान प्रदेश कमेटी के कार्याध्यक्ष व विदर्भ प्रभारी चंद्रकांत हंडोरे, शहर अध्यक्ष व विधायक विकास ठाकरे, अभिजीत वंजारी, यशवंत मेश्राम, विशाल मुत्तेमवार, अनीस अहमद, उमाकांत अग्निहोत्री, अतुल कोटेचा, मुजीब पठान, गजराज हटेवार, नगर सेवक संजय महाकालकर, संदेश सिंगलकर, दिनेश बाना भाकोड़े सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे. पटोले ने कहा कि इस चुनाव में मनपा में कांग्रेस की सत्ता लाने के लिए एकजुटता के साथ काम करना है. विकास ठाकरे ने दक्षिण पश्चिम नागपुर विस क्षेत्र से 15 नगर सेवक चुनाव कर लाने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट काल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों के घरों में जा जाकर मदद की है. कार्यकर्ता बूथ निहाय, वार्ड निहाय जनता का कार्य करे, आपसी सामंजस्य बनाकर कार्य करे. उन्होंने कहा कि अगर साथ मिलकर संघर्ष करेंगे तो अगला महापौर कांग्रेस का होगा. सोमवार को नागपुर के पालक मंत्री और उत्तर नागपुर के विधायक डॉक्टर नितिन राउत द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र में भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुए. गौरतलब है कि उत्तर नागपुर की दलित बस्तियों के विकास के लिए विधायक निधि से कई कार्य किए जाने हैं, जिसके विविध भूमि पूजन के कार्य सोमवार को संपन्न किए गए. गोजनबाग येथे आतिश सागरे यांच्या घरासमोरील रस्त्याचे डांबरीकरणाचे काम राज्याचे ऊर्जा मंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय नामदार डॉक्टर नितिन राऊत साहेब यांच्या शुभहस्ते भूमिपूजन सोहळ्याचा कार्यक्रमाला आयोजन आतिश साखरे, सुरेशजी जयस्वाल, माणिक रंजारीजी, श्रीमती ममता कल्याण यांच्या शुभहस्ते भूमिपूजन सोहळ्याचा कार्यक्रम संपन्न होत आहे. या कार्यक्रमाला माणिक रंजारीजी, सुरेश जयस्वाल, सुरेंद्र. नागपुर में सोमवार 26 जुलाई को 9 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जहां आज एक भी मौत नहीं हुई है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है. वहीं आज 3117 लोगों की कोरोना जांच की गई है, जिसमें 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ. नमस्कार.